हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर देखिए क्या होता है कि ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, और जो हार्ट है इसके अंदर वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटने वाले हैं। आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, फिर अपन हार्ट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इनकी एक वीडियो बन जाएगी, और ब्लड की और ब्लड ग्रुप की अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बेसिक्स बात कर लेते हैं। तो देखिए, ब्लड जो है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। इसके अंदर हीम जो शब्द है इसका मतलब होता है ब्लड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर को यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करके रखता है, या जोड़ के रखता है आपस में, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है, ये फ्लूइड है, यानी कि ये तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलोइड है। कोलोइड का मतलब क्या होता है कि एक पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो कि यदि उसे हम छाने तो छानने के बाद वो क्या बन जाएगा? उसके ऊपर छलनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट वो छन के नहीं जाएगा। जैसे पानी है, पानी को आप छलनी से छानिए तो वो पूरा नीचे छन के चला जाता है, लेकिन आप दूध को छानिए तो दूध के ऊपर मलाई वगैरह थोड़ा सा जो पदार्थ है वो ऊपर रह जाता है। इसी तरीके का रक्त है, तो दूध क्या है? एक प्रकार का कोलोइड है। इसी प्रकार से ब्लड है, वो भी एक क्या है? नेचुरल कोलोइड है। ब्लड को आप छानेंगे छन्नी से या किसी भी चीज़ से तो वो पूरा कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए इसके पीएच की बात करें तो ये हल्का सा एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है। पीएच की बात करें तो ये 7.35 या से लेके 7.45 तक इसका पीएच होता है। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता की बात करें तो 3 से 4 टाइम गुना ज़्यादा होती है पानी से। श्यानता का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का या द्रव का बहने का गुण क्या कहलाता है? उसकी श्यानता कहलाती है, यानी या फिर विस्कोसिटी कहलाती है। तो पानी है, उसको आप लुढ़काइए, वो एक ही बार में निकल जाएगा। ठीक है, पूरा फैल जाएगा। लेकिन वहीं शहद की बात करें तो शहद को अपन सीसी से बाहर निकालते तो वो काफ़ी सारी टाइम लगता है उसको बाहर निकालने में। इसी तरीके से ये रक्त भी कितना विस्कस होता है, यानी कि ये पानी से 3 से 4 टाइम ज़्यादा क्या होता है? विस्कस होता है या श्यान होता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 6 लीटर ये एवरेज पाया जाता है। यदि हम महिलाओं या पुरुष की बात करें तो उनमें डिफरेंस पाया जाता है ब्लड के मात्रा को लेकर। यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में 5.5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है, और अगर फीमेल की बात करें यानी महिलाओं की बात करें तो उनमें 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के अंदर जो ब्लड है यानी रक्त है वो कम क्यों पाया जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि एक तो महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक सी बात है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाएगी तो ब्लड भी कम पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उनकी बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है। 300 से 400 ml ब्लड का नेचुरली जो लॉस है वो हो जाता है एवरी मंथ। तो इस वजह से उनके अंदर ब्लड की मात्रा काफ़ी कम होती है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो ब्लड का फॉर्मेशन जब बच्चा पेट में होता है यानी वो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसके अंदर लीवर के अंदर आपके फॉर्मेशन होता है किसका? ब्लड का। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो बोन मैरो यानी कि हड्डियों के अंदर एक मज्जा पाई जाती है। जैसे आप हड्डियों की संरचना देखेंगे उसमें जाली जाली जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। तो बोन मैरो के अंदर एडल्ट में ये ब्लड जो है वो बनता रहता है। लेकिन एम्ब्रियो के अंदर बोन है वो डेवलप नहीं हुई है, तो बोन मैरो भी नहीं बना है, तो इसलिए वहाँ पर किस में पाया जाएगा? लीवर के अंदर इनका फॉर्मेशन ब्लड का होता रहता है। अब बात करते हैं ब्लड को स्टोर करने का काम कहाँ होता है। तो देखिए, कई सारे लोग समझते हैं कि ब्लड को हार्ट स्टोर करता है। जी नहीं, यदि ब्लड हार्ट में स्टोर हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड को स्टोर करने का काम कौन करता है? स्प्लीन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। ठीक है, या फिर तिल्ली। ये हमारे जो किडनी है उनके पीछे की तरफ एक ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड जो है स्टोर होता है। उसके अलावा जब हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कार्पोसेल्स हैं, वो जब डेड हो जाती है या उनकी जो लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, उसके बाद वो स्टोर भी कहाँ जाके होती हैं? स्प्लीन के अंदर ही वो स्टोर होती हैं। तो फिर हम कहें इसको ही, स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। वो हम आगे बात करेंगे। तो ये बेसिक सी बात थी किसकी? ब्लड के बारे में हमने बेसिक जानकारी करी। दूसरी बात करें, इसका जो कलर है वो रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? फेरस, यानी कि लोहा आपका मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? आपका ब्लड बनता है। चलिए अब ब्लड के अपन कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो
तो इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लड है। ब्लड को आपने एक टेस्ट ट्यूब में रखा, टेस्ट ट्यूब के बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है इनका, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या होता है कि इसको काफ़ी तेज़ घुमाया जाता है, ठीक है। काफ़ी तेज़ घुमाने के बाद इसमें 3 पोर्शन बन जाते हैं। एक ऊपर आ जाता है येलो कलर का प्लाज्मा, फिर एक बीच में वाइटिश कलर का बन जाता है आपका बफी कोट, और लास्ट में रेड कलर का रह जाता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो यानी कि हमारी समझ में क्या आया कि जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा जो बन रहा है आपका वो ब्लड का, टोटल ब्लड का बना रहा है 55%, और शेष आपकी जो ब्लड कार्पेसेल्स हैं वो बना रही हैं 45%, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ब्लड का कंपोजिशन हो रहा है, यानी प्लाज्मा जो बना रहा है वो 55% बना रहा है, और शेष आपका 45% क्या है, ब्लड कार्पेसेल्स है, जिनमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अपन प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड स्टेट है किसकी, ब्लड की लिक्विड स्टेट बनाने में प्लाज्मा जो है आपका हेल्प करता है, और ये ब्लड का 55%, लगभग 55% ये ब्लड का होता है, ठीक है। और यदि हम प्लाज्मा के कलर की बात करें तो पेल येलो कलर का, यानी कि हल्के पीले कलर का ये होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एंजाइम। अब देखिए प्लाज्मा जो है वो आपका पीले कलर का है, उसके अलावा जो शेष चीज़ें बच जाती हैं वो आपके रेड कलर की, वाइट कलर की, वो ब्लड कार्पेसेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने जान लिया। आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार हम इसको डायग्राम से, चार्ट्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने प्लाज्मा देख लिया, प्लाज्मा हो गया अलग। अब बाकी की चीज़ें जो बच जाती हैं उन्हें अपन कहते हैं ब्लड कार्पेसेल्स, जो कि कितने प्रोपोर्शन भाग बना रही हैं, 45% भाग बना रही हैं, ठीक है। इस 45 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, देखिए ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं उनको बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसेल्स। जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। जो इरेथ्रोसाइट्स हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, इनके टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन हमें सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, प्लेटलेट्स का भी कोई टाइप नहीं होता, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनका एक विशेष टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरी होती है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो होती हैं जिनमें कण पाए जाते हैं या फिर जिनकी संरचना कणनुमा होती है, उन्हें अपन ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिनमें कण नहीं पाए जाते या अकणीय हिंदी में, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसेनोफिल्स। इनका कोई खास काम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जो कंपोजिशन है किसके, ल्यूकोसाइट्स के प्रकार हैं, लेकिन इनका खास काम नहीं है। जो अपने खास काम की आती हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये देखिए जब डब्ल्यूबीसी के अपन आगे काम पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, जो बाहर के पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरिया, वायरस है, इन सबसे सुरक्षा करना। तो इन सबसे सुरक्षा करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट हैं वो बनाती हैं आपकी टी सेल या बी सेल, और टी सेल और बी सेल किसका निर्माण करती हैं आप खूब जानते हैं, ये बनाते हैं आपके क्या, एंटीबॉडीज़। तो लिम्फोसाइट से क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और मोनोसाइट्स क्या करती हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे कि डायरेक्ट ही आपका क्या बन जाता है, ये जो मोनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं सीधे ही पैथोजेंस को जाके अटैक करके उसको कैप्चर करके मार के खा जाती हैं। तो एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं जो हैं, ल्यूकोसाइट्स की जो टाइप हैं, वो ही किस में हेल्प करती हैं, हमारी शरीर की सुरक्षा करने में हेल्प करती हैं। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपन आरबीसी की बात करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की। तो आप इस कॉम्पोजिशन के अंदर देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इरेथ्रोसाइट्स जो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। यदि हम ब्लड में इनकी संख्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या पाई जाती है पूरे ब्लड के अंदर, यानी कि 5 मिलियन प्रति डेसीलीटर। एक मात्रक है इनका नापने का, प्रति डेसीलीटर। तो 1 डेसीलीटर में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। दूसरी बात करें कि ये कहाँ बनती हैं, तो ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और इनका जो काम है वो क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना बॉडी के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से निकाल के लाना। तो हम बात करें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का काम कौन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। और ब्लड के अंदर कौन करता है, आरबीसी करता है। और आरबीसी किससे बना हुआ है, हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेता है और जहाँ से उसको लाना होता है ला के वो रख देता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, आरबीसी कर रही है, रेड ब्लड कार्पेसेल्स कर रही हैं। एक खास बात इनकी कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और लाइसोसोम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनकी अपन लाइफ स्पेन की बात करें तो 120 दिन इनकी क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है, लाइफ टाइम इनका 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं।
एक और चीज़ इनकी कि इनका जो आकार होता है वो बाई कॉन्केव होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी कि द्विउत्तल प्रकार की ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंदर से धसी हुई पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने आरबीसी पढ़ ली, यानी रेड ब्लड सेल्स पढ़ ली। यहाँ पर खास बात क्या है कि ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है। खास चीज़ है वो इनका नंबर है, नंबर पूछता है एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 मिलियन प्रति डेसीलीटर, यानी कि 50 लाख प्रति डेसीलीटर इनका जो नंबर होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लाइसोसोम भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए आगे अपन आते हैं वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर, यानी WBC। तो WBC मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फाइटिंग फॉरेन पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई टू एंटायर अवर बॉडी। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस घुस गया है, जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंजाई आ गया, तो ये उनसे हमारी सुरक्षा करती हैं। और इन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें भी कौन सी कोशिकाएँ, एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएँ, जिनमें कि आपकी लिम्फोसाइट्स या फिर आपकी जो मोनोसाइट्स कोशिकाएँ होती हैं वो ही हेल्प करती हैं किसमें, कोशिका जो बाहर का पैथोजेंस आ गया उसको मारने में। इनकी संख्या की बात करें तो 10K के मैंने जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो 1000 को K लिखा जाता है, मिलियन को M लिखा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया 10,000 प्रति डेसीलीटर, और 5000 या 10,000 इनकी जो रेंज है वो होती है 5000 से 10,000 प्रति डेसीलीटर में। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस लिख गया है ये, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है। अगली जो चीज़ आती है हमारे पास प्लेटिलेट्स आ जाती है, यानी कि तीसरा जो कंपोजिशन अपन पढ़ने वाले हैं वो प्लेटिलेट्स है। प्लेटिलेट्स क्या होती हैं कि छोटी छोटी डिस्क शेप कोशिकाएं होती हैं जो किसको रेगुलेट करती हैं, ब्लड फ्लो को। यानी हमारी कहीं चोट लग जाए, हमारी बॉडी कहीं से डैमेज हो जाए, तो डैमेज होने के बाद ब्लड वहाँ से निकल जाएगा तो पूरे ब्लड का लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, तो ये भी नुकसान की चीज़ है। लेकिन इसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में प्लेटिलेट्स पाए जाते हैं, और ये प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, तुरंत वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग होने से रक्त वहाँ पर रुक जाता है, इन रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। और इनकी जो संख्या है वो 2.5 लाख से 5 लाख या 5.5 लाख के आसपास इनके जो नंबर्स होते हैं प्लेटलेट्स के। डेंगू जो रोग होता है उस डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स को वो बनाया जाता है, क्या टारगेट किया जाता है, प्लेटलेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। प्लेटलेट्स घट जाने से जब आपके डेंगू की जो सीवरेज कंडीशन आ जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा डेंगू आपको हो जाएगा, तो आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से ऑटोमेटिक ब्लड निकलने लग जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ से ब्लड, आपको कहीं भी चोट लगी तो ऑटोमेटिक ब्लड निकलने लग जाएगा और ब्लड वहाँ पे फिर रुकेगा नहीं। इसी का एक प्लेटलेट्स का ही दूसरा काम है, जैसे हीमोफीलिया रोग आपने सुना होगा, हीमोफीलिया के अंदर भी यही होता है कि प्लेटलेट्स वहाँ पर बहुत कम पाई जाती हैं, ना के बराबर पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, यानी कोशिकाएं पढ़ ली, ब्लड का कंपोजिशन था वो पढ़ लिया, प्लाज्मा, और ये आपका ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कार्यों पर अपन आते हैं। तो ब्लड के कार्य देखिए क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये तरल संयोजी ऊतक है जो कि एक प्रकार से हमारी बॉडी को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है ऑर्गन टू ऑर्गन। ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल, यानी ऑक्सीजन को लेके जाएगा ये, और ऑक्सीजन को ले जाने के बाद ये जो टिश्यू है, जो सेल है, उसके लिए ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड कराएगा, ब्लड प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरीके से जो फेफड़े हैं यानी लंग्स हैं वो तो एक तरीके से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ठीक है, चलिए, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी हमारी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं या न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे हमने कोई चीज़ खाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अपन ने कंज्यूम किया, कंज्यूम होने के बाद हमारे स्टमक में जाएंगे, वो हमारे स्टमक में जाएंगे, स्टमक में जाने के बाद वो छोटी आंत में जाएंगे, छोटी आंत में जाने के बाद उनका पाचन होगा, पाचन होने के बाद उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि अवशोषित किया जाएगा। अब अवशोषित किसके द्वारा किया जाएगा, ब्लड के द्वारा उनको अवशोषित किया जा रहा है, और ब्लड में वो चले जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी वहाँ उसे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एट साइट ऑफ इंजरी, यानी कहीं पर हमें चोट लग गई है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, यदि ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन इसके अंदर नहीं होगा तो कहीं से चोट लगी तो ब्लड पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो किडनी के अंदर बने चाहे वो लीवर के अंदर बने, तो उनको लेके आने का काम कौन करता है। वेस्ट तो देखिए बन चुके हैं लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, अब उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड करेगा। जैसे कि हमारी जो यूरिया बनता है, अपन यूरिन का त्याग करते हैं तो यूरिया बनता है वो लीवर के अंदर बनता है, तो यूरिया को लेकर आएगा ब्लड, और ब्लड लाकर किडनी को दे देगा, किडनी उसको छान के मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देगी, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। तो अब यहाँ तक किडनी तक लाया कौन, ब्लड लेके आया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट का कौन करता है, ब्लड करता है।
प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा, जिसके अंदर WBC पाई जाएंगे और WBC के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, T सेल, B सेल। ठीक है, चलिए